बैठिए। 114 ए चल रहा था और वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका केस उस भी याद रखना है और तुकाराम का केस ज़्यादा पूछा जाता है। तुकाराम का केस याद रखिएगा ज़्यादा, और इसको उपनाम भी कभी काल पूछ लिया जाता है। उपनाम कल बताया गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये कैसी उपधारणा है, तथ्य की कि विधि की। तो आपका विधि की यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है। चैप्टर 8 से बता दिया जाए। बैठिए भाई। देखिए अध्याय 8 से आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है स्टापेल के बारे में। और स्टापेल पर जो पूछा जाता है, आपका प्रकार भी पूछा जाता है, स्टापेल का मतलब भी पूछा जाता है, केस भी पूछा जाता है, और कब स्टापेल या विबंध लागू होगा और कब लागू नहीं होगा। जो इस समय आपका पूछा जा रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन कि कब किसके विरुद्ध विबंध लागू नहीं होगा या कब स्टापेल लागू नहीं होगा। और बिहार में पूछा गया कि स्टापेल का जो नियम है ये साम्य का नियम है कि विधि का कि साक्ष्य का। तो वास्तव में अगर देखा जाए, स्टापेल का मतलब एक लाइन जान लीजिए, तब भाई शुरू किया जाए क्वेश्चन भाई। स्टापेल का मतलब, स्टापेल शब्द ये इंग्लिश के स्टाफ से बना है, जिसका मतलब होता है विबंधित करना। हिंदी में विबंधित करना मतलब कि रोक देना। रोक देना मतलब कि मुकरने से रोक देना। मुकरने से रोक देने का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को विपरीत बात कहने से आपका रोक देना। ये छत्तीसगढ़ जे में बना था कि स्टापेल का मतलब क्या हुआ। तो किसी व्यक्ति को विपरीत कार्य करने से, विपरीत कथन करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। स्टापेल वास्तव में देखा जाए तो इक्विटी कोर्ट ने शुरू किया, लेकिन भारत में आपका एविडेंस में 115 से लेकर 117 तक समाहित है। और भारत में अगर पूछे तो वास्तव में साक्ष्य के नियम के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। लिखिए भाई इसको। तो विबंध की उत्पत्ति साम्य न्यायालयों ने की। ये सही बात है कि साम्यिक सिद्धांत है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार जे में आया भी था, तो इसीलिए पहले लिखवा दिया जा रहा है कि विबंध की उत्पत्ति किसने की। इक्विटी कोर्ट ने, साम्य न्यायालय ने। साम्य न्यायालय ने। यह साम्य का सिद्धांत है। इसी लाइन में लिखिए, यह साम्य का सिद्धांत है। यह साम्य का सिद्धांत है, लेकिन भारत में एविडेंस की धारा 115 से लेकर 117 तक में, एविडेंस की धारा 115 से लेकर 117 तक में इसे साक्ष्य के नियम के रूप में, इसे साक्ष्य के नियम के रूप में वर्णित किया गया है या दिया गया है। वर्णित किया गया है या दिया गया है। अब स्टापेल आपका प्रकार पहले देख लिया जाए। स्टापेल के प्रकार से भी बनता है। स्टापेल 4 प्रकार का होता है और एक एक लाइन चारों में लिखना है। लिखिए, अभिलेख द्वारा विबंध, यानी कि स्टापेल बाई रिकॉर्ड। पूछ सकता है भाई आपका, स्टापेल बाई रिकॉर्ड या
अभिलेख द्वारा विबंध, ये पूछ सकता है। अभिलेख द्वारा विबंध कैसे उत्पन्न होता है, बस एक लाइन जानना है, सक्षम न्यायालय के निर्णय से। अगर पूछे कि आपका ये कैसे उत्पन्न होता है, तो सक्षम न्यायालय के निर्णय से, यानी कि इस्टापेल बाय रिकॉर्ड सक्षम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सक्षम न्यायालय ने एक बार निर्णय दे दिया है तो उसी विवाद को लेकर रोक दिया जाएगा कि आप दूसरा मुकदमा न करिए। अब उदाहरण पूछा जाता है कि इस्टापेल बाय रिकॉर्ड का उदाहरण एविडेंस की किस धारा में है, तो आपका 40 से लेकर 44 मारिएगा। लिखिए, एविडेंस की धारा 40 से लेकर 44 में इसका उल्लेख है। 115 न मार दीजिएगा, 115 नहीं, कहाँ से कहाँ तक ये मारेंगे, 40 से लेकर क्या 44। अगर यही क्वेश्चन आपका पूछ ले सीआरपीसी में, तो बताइए तो सीआरपीसी में इस्टापेल बाय रिकॉर्ड कहाँ है, 300 लिखिए। सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1, बैठिए आगे, हाँ जगह ना बैठ जाइए। सीआरपीसी की धारा, इधर ही बैठ जाए 3 लोग ना, आराम से उधर थोड़ा बैठ जाएंगे, बैठ। सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 मारिएगा, और सीपीसी में पूछ ले तो धारा 11 और धारा 13, 2 धारा मारना है। इस्टापेल बाय रिकॉर्ड, फिर एक बार समझिए, थोड़ा कठिन है इस्टापेल, और कठिन क्वेश्चन भी बनेगा, ये भी याद रखिए। और आसान क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि बन जाए, तो वो संभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति वाद दायर करने से किसी न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय द्वारा रोक दिया जाता है, उसको इस्टापेल बाय रिकॉर्ड या अभिलेख द्वारा विबंध कहा जाता है। किसके द्वारा रोका गया, विबंधित किया गया, न्यायालय के निर्णय। तो जहाँ जहाँ न्यायालय के निर्णय द्वारा विबंधित किया गया है, वह आपका मुख्य लिखवाया गया। दूसरा लिखिए आपका इस्टापेल बाय डीड, यानी कि विलेख द्वारा विबंध। बस एक लाइन कॉन्सेप्ट बनाना है, विलेख द्वारा विबंध। इसको देखिए, आपका विलेख द्वारा विबंध का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दस्तावेज में कुछ लिखा है और उससे वह मुकरना चाहता है, तो उसको मुकरने से विबंधित कर दिया जाएगा, यानी कि उल्टी बात या विपरीत बात कहने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस्टापेल बाय डीड। ये दूसरा प्रकार। तीसरा लिखिए, इस्टापेल बाय कंडक्ट, आचरण द्वारा विबंध। आचरण द्वारा विबंध यानी कि व्यक्ति का आचरण ही ऐसा रहता है कि उसे कुछ विपरीत बात कहने से या दूसरा आचरण दर्शाने से रोक दिया जाता है। तो अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा वह ये बनेगा कि धारा 115 से लेकर 117 तक में कौन सा विबंध समाहित है, और यही क्वेश्चन पूछ सकता है अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा, आचरण द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो सभी नहीं कवर करता है एविडेंस, केवल एक पार्ट कवर करता है, आचरण द्वारा। उसको लिखिए, तो यह विबंध, तीसरा वाले में लिखिएगा स्पष्ट, एक क्वेश्चन बन सकता है नया। यह विबंध एविडेंस की धारा 115 से 117 में दिया गया है। यह विबंध कहाँ से कहाँ तक है, एविडेंस की धारा 115 से लेकर 117 तक में। अब देखिए आपका अगला, देखिए भाई इस्टापेल में, इसमें आपका यानी कि अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या साक्ष्य अधिनियम विबंध के बारे में पूर्ण प्रावधान करती है? नहीं, क्योंकि हमने अब तक कितने विबंध बताए, 3, और 3 में केवल 115 से 117 में कौन समाहित है, आचरण, अर्थात साक्ष्य अधिनियम में सभी विबंध शामिल नहीं है। एक और विबंध है
और वहीं बार बार पूछा जा रहा है, और वह विबंध का प्रकार तो नहीं है, लेकिन जबरदस्ती न्यायालयों ने उसे विबंध का प्रकार बना दिया है। तो अब मॉडल देखिए क्या पूछा जाता है, लिखिए भाई उसको। तो वचनात्मक विबंध, चौथा लिखिए प्रकार। भाई 3 हो गया, चौथा लिखवाया जा रहा है, सतर्क किसी पर अटैक करना है ज्यादा। वचनात्मक विबंध या प्रामिजरी इस्टापेल, इंग्लिश में प्रामिजरी इस्टापेल। अब देखिए शब्दों का जाल आपका बुनना है। पहला शब्द जो पूछा गया, किस विबंध को इक्विटेबल इस्टापेल या सामयिक विबंध कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन देगा, और जो ये वचनात्मक विबंध मैं लिखवा रहा हूँ, इसी को कौन सा विबंध कहा जाता है? आपका इक्विटेबल या सामयिक। लिखिए इस विबंध को सामयिक विबंध, 4-5 नाम लिखिए, 4-5 नाम। उत्तराखंड में देखिए क्या पूछा गया था। सामयिक विबंध आप लिख करके लिखिए अर्ध विबंध, अर्ध, कल्पित विबंध, कल्पित, लिखते रहिए शब्द। तो मानद विबंध, मानद भी दे सकता है, मानद, या विबंध का कृत्रिम रूप, एक जगह दिया था कृत्रिम रूप, सब शब्द लिखिए। विबंध का कृत्रिम रूप, क्वासी इस्टापेल, भाई दिया था आपका उत्तराखंड में क्वासी इस्टापेल। क्वासी माने वही कल्प, हिंदी में कल्प विबंध, उसको लिखिए कल्प। इंग्लिश वर्जन में लिखिए भाई क्वासी इस्टापेल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस्टापेल का प्रकार नहीं है। पहला, ये इस्टापेल का प्रकार न्यायालयों द्वारा सृजित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि न्यायालयों ने सृजित किया, इक्विटी कोर्ट ने किया। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में यह जो विबंध का प्रकार है, यह किसका अपवाद है? तो आपका जवाब रहेगा प्रतिफल के सिद्धांत का यह क्या है? अपवाद। लिखिए यह विबंध, चौथे में लिखवाया जा रहा है, यह विबंध प्रतिफल के सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की धारा 25 का क्या है? अपवाद। याद रखिए प्रतिफल के सिद्धांत, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भाई प्रतिफल, यह विबंध प्रतिफल के सिद्धांत का अपवाद है। ये पूछा जाता है किसके अपवाद स्वरूप? इसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विबंध है जो सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है। तो ऊपर वाले 3 लागू नहीं होते, और ये जो है ये सरकार के विरुद्ध भी क्या होता है? लागू। आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। लिखिए यह विबंध सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है, यह विबंध सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है। अलोप शंकरी का केस, केस भी पूछा गया है। अलोप शंकरी बस बना लीजिए, सरकार के विरुद्ध। अलोप शंकरी का केस, अलोप, अलोप शंकरी शॉर्टकट में लिखिए, अलोप शंकरी आए तो आप देख लीजिएगा, अलोप शंकरी का केस। इसके बाद आइए प्रकार निपट गया, तो विबंध में होता क्या है? एक उदाहरण आपका बता दिया जाए। देखिए थोड़ा कठिन है भाई, समय लगेगा 10 मिनट 5 मिनट। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि ये जो मकान है ये मेरा है भी, तुम खरीद लो। बी ने ए पर विश्वास किया और विश्वास करके ये मकान ए से खरीद लिया। ये 1 जनवरी को घटना हुई, तब तक पता लगा 5 जनवरी को कि ये मकान ए का नहीं था, ए के पिता का था। तो आपका पिता का था तो ए को बेचने का हक ही नहीं था, लेकिन पिताजी मर गए और पिताजी से संपत्ति वह किसको मिल गई? ए को।
अब भी गया मांगने की अब तो दे दो। तो ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं 1 जनवरी को तुमसे झूठ बोला था कि ये मकान मेरा है। ये मकान तो मेरे पिताजी के नाम था और 5 जनवरी को मैं सत्य बोल रहा हूँ कि अब ये मकान मेरा है। तो तुम 1 जनवरी को खरीदे हो, अतः तुम्हें ये मकान नहीं मिलेगा। तो स्टापेल यही काम करता है कि आपका झूठ को सत्य मान लेता है। यानी कि जब तुम एक बार झूठ ही सही बोले हो तो बाद में उस झूठ से मुकरो न और उसी झूठ पर क्या रहो, कायम रहो और झूठ से मुकरने नहीं दिया जाएगा। यानी कि फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल, यानी कि विबंध द्वारा परिपोषण का क्या लागू होगा सिद्धांत, और एक को मुकरने से क्या करेगा स्टापेल, रोक देगा। यानी कि यही आपका स्टापेल का नियम है। इसके बाद आपका पूछा जाता है केस। हाँ, 115 में स्टापेल को परिभाषित किया गया है और 115 से 117 ये तीनों धाराएं सभी स्टापेल को नहीं समाहित करती, तो केवल किस स्टापेल को समाहित करती हैं, आपका स्टापेल बाय कंडक्ट यानी कि आचरण द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए भाई। अगला क्वेश्चन ये है, स्टापेल पर केस पूछा जाता है। केस 4-5 लिख लीजिए। पहला जो केस आपका खूब पूछा जाता है, केस गलत न हो। पहला आपका जिस पर आपका ये केस माने आधारित है धारा, वह पहला केस जाना जाता है। देखिए भाई आपका एक सेकंड निकाल लिया जाए भाई, क्योंकि असल बात रविवार को भाई सुस्ती रहती है ना, वो मजबूरी में एक्स्ट्रा क्लास चलता है, नहीं तो मैंने रविवार को भाई मजबूरी में अति मजबूरी रहती है तभी क्लास चलता है, अन्यथा कभी क्लास चलता नहीं है। पिकार्ड बनाम सीयर्स यही है ना, देखिए भाई पिकार्ड वर्सेज सीयर्स। पिकार्ड याद रखिएगा, पिकार्ड वर्सेज सीयर्स। दूसरा केस लिखिए भाई, शरद चंडी बनाम गोपाल चंद्र लाहा। पहला है पिकार्ड बनाम सीयर्स, तेजी से हाथ चलाइए। पिकार्ड बनाम सीयर्स। दूसरा केस आपका 2015 यूपीएपीओ में आया था, ये आपका कई जगह आया है। शरत चंद्र डे वर्सेज गोपाल चंद्र लाहा आ चुका है भाई, ये ज्यादा पूछा जाता है, यही ज्यादा पूछा जाता है। शरत चंद्र डे वर्सेज गोपाल चंद्र लाहा का केस याद रखना है। अगला केस नवा किशोर वर्सेज उत्कल विश्वविद्यालय। नवा किशोर वर्सेज उत्कल विश्वविद्यालय। और जो सबसे लीडिंग केस है, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये सबसे लीडिंग केस है इधर, कुरुक्षेत्र वर्सेज श्री कृष्ण श्री कृष्ण वर्सेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये जरूर याद रखिए, आपका चांस रहता है ये पूछने का। एक और लिखिए, सनातन गौड़ा बनाम बहरामपुर विश्वविद्यालय। सनातन गौड़ा वर्सेज बहरामपुर विश्वविद्यालय। सनातन गौड़ा। एक और केस उत्तराखंड बनाया है बाल कृष्ण का, भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाल कृष्ण वर्सेज रीवा विश्वविद्यालय। ये बना भाई बाल कृष्ण का केस, थोड़ा सतर्क रहिएगा। बाल कृष्ण वर्सेज रीवा विश्वविद्यालय। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका आजकल बन रहा है वह ये बन रहा है कि स्टापेल का सिद्धांत कब लागू नहीं होगा। तो 4-5-6 भाई आपका याद करके जाना पड़ेगा, ये मैं बता दूं, 5-6 जरूर याद करके जाइए। वर्तमान में ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है
तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्या विधि के प्रश्न पर स्टापेल लागू होगा? नहीं। उसको लिखना तो लिख रहे, नोट्स में है वैसे भाई। विधि के प्रश्न पर स्टापेल लागू नहीं होगा। इसके बाद दूसरा, सरकार के विरुद्ध, ये भी लागू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सरकार के विरुद्ध स्टापेल लागू होता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा लागू नहीं होता। भाई सरकार के विरुद्ध नहीं लागू होता। फिर दे देगा, एक दे रहा है अवयस्क के विरुद्ध। क्या अवयस्क के विरुद्ध स्टापेल लागू होता है कि नहीं? नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट में केस भी आप लोग पढ़ते हैं, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। अवयस्क लिखिए, अवयस्क के विरुद्ध भी लागू नहीं होता। इसके बाद आपका दोनों पक्षकार अगर सच्चाई जानते हैं तब भी लागू नहीं होता। यानी कि दोनों सच जानते हैं तब क्या स्टापेल भाई? दोनों सच्चाई जानते हैं तब भी लागू नहीं। लिख लीजिए, दोनों पक्षकार क्या जानते हैं? सच्चाई, तब भी लागू नहीं होगा। इसके बाद जो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यूपीजे ने बनाया, स्टापेल आपका ढाल है कि तलवार? देखिए, आपका ढाल मतलब कि बचाव करिए और तलवार का मतलब कि काट दीजिए, प्रयोग करिए। तो जैसे कि आपका माने लाल किले पर जो खालिस्तानी समर्थक गए थे तलवार लेकर, ढाल का भी काम किए और क्या किए, 2-4 पुलिस वालों को उसी से मारे भी, घायल भी किए। तो आपका, लेकिन स्टापेल में ऐसा नहीं है। स्टापेल, अब ढाल देखिए आपका यहीं सतर, ढाल और तलवार में याद रखिए भाई। दिक्कत यह है कि इधर से इतना कठिन क्वेश्चन बनता है भाई, न आए तो ना करिएगा, मैं फिर बता दूं, यानी कि जबरदस्ती टांग अड़ा दीजिएगा। न आए स्टापेल तो न करिए, आए तभी करिए। आपको कंसेप्ट बता दिए जा रहे हैं सब जितने हैं। आपका ढाल का मतलब कि जब मुकदमा होगा तो अपना बचाव करेगा, और तलवार का मतलब कि उस आधार पर वह क्या दायर कर देगा, मुकदमा। और ढाल का मतलब कि प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा करेगा। तो ढाल है कि तलवार की? दोनों, दोनों नहीं, ढाल। उसको लिखिए, स्टापेल ढाल है, तलवार नहीं। लिखिए भाई, यही गलती हो सकती है। स्टापेल ढाल है, तलवार नहीं। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा स्टापेल ढाल और तलवार दोनों है? तो एक जो न्यायालय द्वारा उत्पन्न कौन किया गया है, वचनात्मक। लिख लीजिए, तो वचनात्मक विबंध ढाल और तलवार दोनों है। इसको ढाल और तलवार थोड़ा शब्द लिख लीजिए भाई, हो सकता है कि चेंज करके आ सकता है। उसको ढाल लिखे तो ढाल माने प्रतिरक्षा, ढाल का मतलब हुआ प्रतिरक्षा में मान, और तलवार का मतलब कि वाद कारण उत्पन्न करना, काज ऑफ एक्शन या वाद हेतुक। भाई तलवार का मतलब लिखिए वाद हेतुक, काज ऑफ एक्शन यानी कि नया वाद दायर किया जा सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जो स्टापेल है ये क्या करता है, तो सत्य का अपवर्जन करता है और झूठ को ही, अभी हमने उदाहरण बताया, झूठ को ही सत्य मान लेता है। यानी कि स्टापेल बहुत खतरनाक है, सत्य को क्या कर देता है, बाहर। लिखिए, स्टापेल सत्य को अपवर्जित करता है। स्टापेल सत्य को अपवर्जित करता है, माने बाहर का रास्ता दिखा देता है। स्टापेल सत्य को अपवर्जित करता है। इसके बाद भी क्वेश्चन बना है कि स्टापेल लागू होता है दोनों पक्षकारों पर, एक पक्षकार पर, माने एक पक्षकार और उसके हित प्रतिनिधि पर, इनमें से कोई नहीं। तो स्टापेल दोनों पक्षकार पर लागू नहीं होता, जो कथन पक्षकार किया है उसको,
और उसके विधिक प्रतिनिधि को मुकरने से रोका जाता है। तो लिखिए भाई, स्टापेल कथनकर्ता और उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू होता है। भाई विधिक प्रतिनिधि भी याद रखिए, किसके विरुद्ध? कथनकर्ता और किसके विरुद्ध? उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध। एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है लास्ट में, भाई पूरा तो पढ़ाना संभव नहीं है, कि वचनात्मक विबंध यानी कि प्रामिजरी स्टापेल भारत में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इसे मान्यता दी? तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, ये केस बन सकता है। लिखिए, अलग से लिख लीजिएगा एरो बनाकर, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। ये किससे रिलेटेड हैं? वचनात्मक विबंध से। और यही विबंध है कि ढाल तलवार दोनों है और किसके विरुद्ध भी लागू होता है? सरकार के। लिखिए, केदारनाथ बनाम गौरी या गौरी मोहम्मद। इसके बाद आइए 116 भाई, अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। यहाँ आपका बस एक सिद्धांत पूछा जाता है, वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट। लिखिए, बैरक पर भी लिख सकते हैं। आपका किराएदार का विबंध कहाँ है? 116 में। यहाँ जो सिद्धांत है वह लिख लीजिए कि वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, एक बार किराएदार सदैव किराएदार। उसको सिद्धांत लिखिए। अब तो एक बार किराएदार सदैव किराएदार, कहीं लिख लीजिए कॉपी पर या बैरक पर। यूपी में आ चुका है ये, खूब लोग रट्टा मार कर जाते हैं, एक बार किराएदार सदैव किराएदार। और इसके बाद 117 में बस एक लाइन देखना है आपका, 117 विनिमय उपनिहिति या इत्यादि का विबंध। उपनिहिति ज्यादा पूछा है। उपनिहिति का स्टापेल कहाँ है? बेली। तो 117, एक लाइन बस लिखिए। इधर से ज्यादा पढ़ना तो आप 100 और पढ़ लीजिएगा घर पे भाई। आइए देखा जाए, अध्याय 9 शुरू किया जाए भाई। अब एक उड़ान भरा जाए ताकि 118 से लेकर 167 तक एक बार हो जाए, और तब आपका धारा 1 से लेकर 55 तक एक उड़ान में। अब यहाँ से देखिए 118 से लेकर उड़ान भरनी है। फ्री का ये भंडार है, लेकिन बस 4-4, 5-5 लाइन ही पढ़ना है। बेयर एक्ट की भाषा और कुछ कंसेप्ट बनाने हैं, लेकिन फ्री का भंडार है। इधर से मैं बता दूं, आपका 25 में 10 क्वेश्चन आपका 118 से 167 तक से आ रहा है इस समय, और आगे से कुछ कम आ रहा है वर्तमान में जो आयोग बना रहे हैं। तो आइए, आपका अध्याय 9 साक्षियों के विषय में धारा 118 से लेकर आपका 134 अध्याय 9 साक्षियों के विषय में, अर्थात कौन साक्ष्य दे सकता है। तो 118 से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, कौन सक्षम है जो न्यायालय में साक्ष्य दे दे? तो सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, माने कि कोमल वयस का मतलब ये हुआ कि कम उम्र का, अतिवार्धक ना है तो बैरक पर लिख लीजिए, कोमल वयस माने बच्चा, अतिवार्धक यानी कि बहुत बूढ़ा, शरीर या मन का रोगी, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने या उचित उत्तर देने से, आपका प्रश्नों के उक्त संगत उत्तर देने से निवारित है मतलब दे ही नहीं सकते। तो पहला क्वेश्चन आपका बार काउंसिल में बना कि सक्षमता का निर्धारण किसके द्वारा? पक्षकार की न्यायालय द्वारा। तो न्यायालय द्वारा। लिखिए, सक्षमता का निर्धारण न्यायालय करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पर ही अटैक करना है आपको। लिखिए भाई, सक्षमता का निर्धारण न्यायालय करता है, माने कौन गवाही देने में सक्षम है। दूसरा क्वेश्चन इस पर जो बनता है कि सक्षमता का पैमाना क्या है।
तो बस एक पैमाना देखिएगा बेहरेट में आएगा जो कंपटीशन में, कि क्या वह व्यक्ति जो गवाही देने आया है, क्या वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों को समझ रहा है और उसका युक्तिसंगत यानी कि रीजनेबल यानी कि ठीक ठीक यानी कि उचित उत्तर दे रहा है। अगर वह आपका समझ रहा है प्रश्न न्यायालय का, उचित उत्तर दे रहा है, तो वह कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा, चाहे बालक हो और चाहे बूढ़ा हो और चाहे मन या शरीर का क्या हो, रोगी, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन स्पष्टीकरण से अच्छा बनता है पागल, कि पागल सक्षम साक्षी है कि अक्षम। तो सीआरपीसी में आप लोग अभियुक्त पढ़े थे, बताइए सीआरपीसी की कौन सी धारा के तहत अभियुक्त सक्षम साक्षी, अभी 2 दिन पहले ही बताया गया 315, अपने बचाव में कि फंसाने के लिए, बचाव में, अपने बचाव की अपने साथियों की, दोनों। तो उसी प्रकार अब आइए पागल सक्षम साक्षी है कि अक्षम, तो ये अक्षम न मार दीजिएगा, पैमाना वहीं लागू होगा, धारा 118 का स्पष्टीकरण। अगर पागल न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझ रहा है, उसका उचित उत्तर दे रहा है, तो भले समाज डॉक्टर उसे पागल कहे, लेकिन वह सक्षम साक्षी होगा। अब एक क्वेश्चन जो अटैक करता है वो लास्ट में आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है। अब देखिए गूंगा, बहरा यानी कि मौनी बाबा आपका दे देगा, इसमें दे देगा आपका पागल, और एक दे देगा इडियट, इडियट माने मूर्ख। तो कौन सक्षम साक्षी नहीं है, तो बताइए पागल है कि नहीं है। गूंगा तो 119 अभी आएगा इसके बाद कि गूंगा है तो कैसे देगा, खूब तो पूछा जाता है। आपका बहरा भी है, आपका उसको इशारों से समझाएंगे विशेषज्ञ और समझेगा और इशारा करेगा, अभी 119 में आ गया है। तो जब भी आए एक लाइन लिख लीजिए, जो इडियट होता है, जो मूर्ख होता है, वह सक्षम साक्षी नहीं होता, यही मार कर आइएगा। अब पुराना वो ना देख लीजिएगा आपका साल पेपर, अब नियम चेंज हो गया है, साल पेपर पर ना ध्यान दीजिएगा। एक लाइन हम बता रहे हैं, वर्तमान जो नियम है कि जो इडियट है, जो मूर्ख है, वह अक्षम साक्षी होगा, यानी कि वह जन्मतः मूर्ख होता है, कुछ समझ में नहीं उसके आता। इस प्रकार 118 समाप्त हो गई। अब 119 आइए। 119 की आपका पिछली बार यूपीजे में 2 क्वेश्चन आया था, थोड़ा सतर्क रहना भाई। निश्चित तौर पे इस पर क्वेश्चन 119 पर एक आता है और केस भी आपको याद रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन बनता है डम्ब विटनेस, यानी कि मूक साक्षी कहाँ है, तो आप बताएंगे 119। पहला लिखिए भाई मूक साक्षी, पहले इसकी विशेषता लिखिए, तब बेरेक्ट पढ़ा जाएगा, एक बार हर एक धारा समझाई जाएगी, ये नहीं कि आपका, लेकिन पहले तो कुछ 2-3 लाइन आ सकता है वो लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धारा 119 कब प्रतिस्थापित की गई, तो लिखिए यह धारा 2013 में प्रतिस्थापित की गई, कल ही बताया गया था भाई, कल बताया गया था। लिखिए यह धारा 2013 में, कल लिखवा दिया हूं मैं डिटेल में, प्रतिस्थापित की गई। तीसरा क्वेश्चन बनता है प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत किस धारा में है, यूपीजे में बना था। तो प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत डीम्ड ओरल एविडेंस किस धारा में है, तो 119। 119 अगला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति मौन धारण किया है तो क्या वह साक्ष्य दे सकता है कि नहीं, दे सकता है, और लिख कर भी दे सकता है। अगर वह लिख कर देता है तो वह साक्ष्य क्या माना जाएगा, मौखिक की दस्तावेजी मौखिक, यानी कि लिख कर दिया तो क्या माना जाएगा, मौखिक। इसके बाद आपका केस एक क्वेश्चन बनता है, वह केस
क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का लिखना है। क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला 119 पर, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला, ये 4 जज थे, लिख लीजिए 4 जज थे और 3-1 से निर्णय आया। आजकल ये भी पूछा जा रहा है, उत्तराखंड अभी बनाया था, उसको लिख लीजिए। तो कुल 4 जज थे, 3-1 से निर्णय आया, 3-1 से निर्णय आया। मुख्य न्यायमूर्ति पैथरम थे, जस्टिस पैथरम। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस पैथरम। और इस समय नेट वोट में अल्पमत में ज्यादा पूछ रहा है, लिख लिए। मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे। अल्पमत में निर्णय जस्टिस महमूद ने दिया। भाई आजकल नेट वोट में ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है, अल्पमत में किसने दिया? तो जस्टिस महमूद ने। बस एक लाइन और इसमें लिखना है कि मृत्युकालिक कथन संकेत या इशारों द्वारा दिया जा सकता है कि नहीं? दिया जा सकता है। तो जो संकेत या इशारा की थी औरत, वह कौन सा साक्ष्य माना गया? मौखिक की दस्तावेजी, तो मौखिक। इशारा क्या माना जाएगा? मौखिक। ये सतर्क रहिए। आइए बैरक की भाषा देखा जाए भाई। आपका पूरा भाई हेडिंग भी चेंज की गई है 2013 में, ये नहीं कि पूरा हेडिंग भी बदली गई है। 2013 में पूरी धारा नए सिरे से लिखी गई है। सतर्क रहना। इंटरव्यू में एपीओ में पूछा गया, नेट क्रेट के इंटरव्यू में पूछा गया था एक लोगों से। देखिए सतर्क रहिए एक दो बातों पर। साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। देखिए ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, चाहे किसी कारण असमर्थ हो, जन्मतः असमर्थ हो सकता है, फिल्मों में तो हादसा हो जाता है तो असमर्थ हो जाता है, और कई लोग मौन धारण किए रहते हैं कि 5 साल तक मौनी बाबा मैं बनूंगा, तब भी असमर्थ माने जाएंगे। न्यायालय उनके प्रण को तोड़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा उपाय है। यानी कि एक उपाय नहीं है तो कौन सा है? दूसरा। देखिए असमर्थ है ऐसी किसी अन्य रीत से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिख कर दे दे, साथ संकेत द्वारा दे दे, चिन्ह द्वारा दे दे। तो याद रखिएगा भाई, वाइब्रेट कर लीजिए मोबाइल भाई। कैसे साक्ष्य दे सकता है? कोई बोलने में असमर्थ है तो दे देगा लिख कर, सही है कि गलत? सही। चिन्ह बनाकर, वो भी सही। संकेत द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। यही क्वेश्चन बना है। कैसे साक्ष्य दे सकता है जो बोलने में असमर्थ है? रटिए। आपका चिन्ह बनाकर दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। संकेत द्वारा दे सकता है, लिख कर। लेकिन अगर लिख कर देता है तो यह खुले न्यायालय में देना पड़ेगा। तो तुरंत आ जाइए सीआरपीसी में। खुला न्यायालय कहाँ दिया गया? सीआरपीसी में 327 संविधान में 145 का क्लास 4 खुले न्यायालय में देना पड़ेगा। और जो वह लिख कर देगा, अब उसे कैसा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक की दस्तावेजी, मौखिक। गलत ना हो, कैसा साक्ष्य? मौखिक। अगला देखिए भाई आपका, परंतु देखिए काफी महत्वपूर्ण है। परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है, तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा, और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। यही 2-4 लोग इंटरव्यू में नहीं बता पाए। अगर वह बोलने में असमर्थ है तो न्यायालय एक तो इशारा या संकेत करे। क्या करे? इशारा संकेत। तो इशारा संकेत को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर भी रखा जाएगा, और एक विशेष प्रबोधक सबसे महत्वपूर्ण है। विशेष प्रबोधक का मतलब कि जो उसके इशारे और संकेत या चिन्ह को क्या करे? समझ सके ये कहना क्या चाहता है। लेकिन इसकी वीडियो फिल्म क्या की जाएगी? तैयार की जाएगी। तो फिर याद रखिए द्विभाषिया, और उसके बाद इसमें कौन आ गया? विशेष प्रबोधक। और इसकी क्या तैयार की जाएगी? वीडियो फिल्म। भाई अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। अब आइए 120।
120 देखा जाए भाई, खूब बिहार पूछता है 120, और इस समय आपका सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है, सक्रिय रहते हैं लोग आसान आसान क्वेश्चन लेकर। अरे भाई कठिन कुछ क्वेश्चन पूछिए तो पता भी लगे। देखिए 120 भाई, सिविल वार, हाँ पहला क्वेश्चन बना लिया जाए। 120 की पूरक धारा 122 है, पहला क्वेश्चन। तो 122 किसकी पूरक धारा है, पूछ ले 120 की, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, धारा 120 को कौन सी धारा कंट्रोल करती है, थोड़ा नियंत्रित करती है, 122, ये भी बन सकता है, लिख लीजिए भाई। 120 को कौन सी धारा कंट्रोल करती है, 122 थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है, 122 कंट्रोल करते हैं थोड़ा। फिर क्वेश्चन बना है कि कौन एविडेंस की धारा में ये सिद्धांत है कि भारत में पति पत्नी अलग व्यक्ति माने जाएंगे, यानी कि इनकी पर्सनालिटी अलग है, ये एक नहीं है। तो कौन सी धारा है, 120, उसको लिखिए एक लाइन, तो नया क्वेश्चन बन सकता है। धारा 120 के तहत पति पत्नी क्या माने जाएंगे, अलग व्यक्ति। इंग्लैंड में कुछ दशाओं में एक माने जाते हैं। षड्यंत्र में याद रखिए, पति पत्नी इंग्लैंड में षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं होंगे, भारत में होंगे, क्योंकि भारत में पति पत्नी पृथक पृथक व्यक्ति माने जाते हैं। और ये केस का, ये जो आपका सिद्धांत है, इसको दो एंगल से जोड़ना है। सर हेनरी मेन के एंगल से जूरिस्प्रूडेंस में जब भी पढ़िए, थोड़ा माने आराम से जब पढ़िएगा परीक्षा के बाद, तो जूरिस्प्रूडेंशियल बेस भी हम इस बार बताएंगे मेंस में। और आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट इसमें समाहित है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। और यही बात आपका जोसेफ साइन के बाद में जस्टिस आपका दीपक मिश्रा जी ने कहा कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, वह पति से पृथक है और उसका व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या है, अलग है, पति पर निर्भर नहीं करती। तो आपका 120 में जो अंदर से बिहार पूछा है जे भाई, 120 में ये है कि सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति और दांडिक विचारण के अधीन माने व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। अब इतना उलझा देता है बिहार में ना कि आप सही उलझ जाएंगे, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट देखिए कैसे हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, और इसी को भले चार्ट बना लीजिए। पहले हम एक सिविल मामला बनाएंगे, कैसा मामला, सिविल मामला, तब क्रिमिनल देखा जाएगा। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, तो ए वाद का पक्षकार हो गया और कौन हो गया, बी। तो आप लोग बताइए, ए अपने मामले में सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम, सक्षम, अभी सक्षम, वो भी सक्षम, यानी कि वादी भी सक्षम साक्षी और कौन सा, प्रतिवादी। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाएगा वाद के पक्षकार, यानी कि वाद के पक्षकार कौन हो गए, ए और बी, ये सक्षम होंगे कि अक्षम। तो मान लीजिए ए पति है और इनकी पत्नी सी बना दिया जाए, तो जो सी है इस मुकदमे में सक्षम साक्षी होगी कि अक्षम, सक्षम। और अगर बी की पत्नी डी है तो डी भी सक्षम साक्षी होगी कि अक्षम, सक्षम। अब इसके उल्टा आ जाइए, मान लीजिए ए पत्नी है, तो ए पत्नी है तो उसका पति, ए तो सक्षम होगी, उसका पति से सक्षम होगा कि अक्षम, सक्षम। और अगर बी पत्नी है तो उसका पति जो डी है वह सक्षम होगा कि अक्षम, उस मामले में सक्षम साक्षी गवाही दे सकता है कि नहीं, यानी कि वाद के पक्षकार भी सक्षम और उनके पति या पत्नी भी सिविल मामलों में क्या होंगे, सक्षम। अब क्रिमिनल मामला, एक क्रिमिनल मामला लीजिए। आपराधिक मामलों में एक तरफ अभियोजन होता है और दूसरी तरफ अभियुक्त होता है। चलिए मान लीजिए ए एक अभियुक्त है और ये पति महोदय है और इनकी पत्नी बना लिया जाए बी। तो अब जो पूछा जाता है, पहले तो ए पर ही आइए और सीआरपीसी को कवर करिए। ए अगर पति है, अभियुक्त है, तो क्या ए सक्षम साक्षी होगा कि नहीं,
तो सीआरपीसी की धारा 315 बताती है कि ए अपने बचाव और अपने साथ विचारित अन्य अभियुक्तों के बचाव के लिए क्या होगा, सक्षम साक्ष्य यानी कि गवाही दे सकता है, लेकिन अपने विरोध में नहीं। लेकिन ए को लिखित मांग करनी पड़ेगी न्यायालय से, शपथ दिलवाया जाएगा और जब शपथ ले लेगा तो ए गवाह के रूप में आएगा। उस समय वह उसकी हैसियत बदल जाएगी, वह अभियुक्त नहीं बल्कि किस रूप में पेश होगा, गवाह। अब ए की पत्नी बी है, तो आप लोग बताइए बी अपने पति के विरुद्ध या पति के पक्ष में सक्षम साक्षी होगी कि अक्षम। तो चाहे विरोध में दे गवाही पति के या पक्ष में दे, बी हमेशा सक्षम साक्षी होगी। विरोध में, ए के विरोध में भी और ए के पक्ष में भी, यही पॉइंट पकड़ना है, सक्षम होगी कि अक्षम, सक्षम। अब दूसरा नियम चेंज कर लीजिए, ए पत्नी है और आपका बी क्या है, उसका पति। पत्नी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो बताइए उसका पति उसके बचाव में सक्षम साक्षी होगा कि नहीं, होगा। और उसके विरोध में सक्षम साक्षी होगा कि नहीं, होगा। यानी कि पत्नी के फेवर में भी गवाही दे सकता है और किस में, विरोध में भी। तो पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, सक्षम होंगे कि अक्षम, सक्षम। तो सब कुछ तो हम क्या बता दिए, सक्षम अक्षम कहाँ बताया गया, कहीं कोई अक्षम नहीं है। लेकिन देखिए बेर की भाषा इतना उलझा देगा कि आप लोग खुद उलझ जाएंगे। देखिए आपका एक लाइन का है, सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार, हमने वाद के पक्षकार बता दिए, और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। तो पहला जो उदाहरण बताया वो इस पर निकल गया। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही में यानी कि आपराधिक मामलों में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होंगी। तो बता ही दिया मैं, पति के खिलाफ और पक्ष में भी पत्नी, और पत्नी के पक्ष या विरोध में गवाही कौन दे सकता है, पति। तो पति पत्नी अलग मान लिए गए कि अलग, एक नहीं है। तो स्टेटस टू कौन लागू हो गया सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, सर हेनरी में, और इसी सिद्धांत को अप्लाई किया गया जोसेफ साइन के बाद में। अब 121 से लेकर और 132 तक आपका प्रिविलेज चलेगा, लिख लीजिए। 121 से लेकर 132 तक विशेषाधिकार या प्रिविलेज या उन्मुक्ति, 121 से लेकर 132 तक 132 धारा भी पूछी जाती है। ये प्रिविलेज मतलब कि विशेषाधिकार, विशेषाधिकार लिख लीजिए उसको, या उन्मुक्ति या छूट, इसको छूट भी कहा जाता है, विशेषाधिकार या उन्मुक्ति या छूट। पहला क्वेश्चन जो आपका बना है कि विशेषाधिकार किस रूप में दिए गए हैं, अधिकार के रूप में, कर्तव्य के रूप में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कहीं किताब में तो नहीं मिला, लेकिन जो खोजा गया इसको भाई क्वेश्चन को, आपका जो उत्तराखंड बनाया था और वह अधिकार के रूप में मारा था। वैसे कर्तव्य के रूप में नहीं है, यह अधिकार है आपका कि हमें छूट दिया जाए, कर्तव्य तो कहीं वर्णन नहीं है। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, ये विशेषाधिकार अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है भाई, नोट्स में है नहीं, ये नया क्वेश्चन बना है, नोट्स में नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि विशेषाधिकार किस रूप में तो आपका जवाब रहेगा अधिकार के रूप में। दूसरा ये देखा जाए, दूसरा आपका दो शब्दों को पकड़कर चलना है। पहला शब्द आपका विवश नहीं किया जाएगा और दूसरा शब्द अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। तो यूपी का मॉडल है, किसमें विवश नहीं किया जाएगा और किसमें अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, ये यूपी खूब बनाता है।
और सेक्शन भाई ये तो याद ही रखना पड़ेगा। देखिए दोनों का एक एक लाइन बता दें। विवश किसी को नहीं किया जाएगा कि आकर उस बात को न्यायालय में प्रकट करे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय उसे बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन वह स्वेच्छा से आए कि हम इस मामले में क्या देंगे, गवाही, तो आकर दे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यायालय विवश मतलब क्या, बाध्य नहीं कर सकता। तो जहां विवश लिखा हो सतर्क रहना है। दूसरा शब्द परमिशन ही नहीं दी जाएगी, अनुज्ञा ही नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति उतावला है लेकिन उसका उतावलापन काम नहीं आएगा। यानी कि कोई व्यक्ति उतावला है कि हम ये कार्य करेंगे, लेकिन न्यायालय परमिशन ही नहीं देगा। यानी कि कोई व्यक्ति चाह रहा है उतावलेपन में कि हम गवाही जरूर देंगे, लेकिन न्यायालय कहेगा कि आपकी गवाही स्वीकार नहीं है। जैसे कि कोई उतावलेपन से वाहन चलाना, तो आईपीसी एक धारा जोड़ लीजिए, कौन सा है, 279, रट उड़ाल है भाई, कौन सी धारा। और देखिए दिमाग थोड़ा सुस्त है, नहीं तो उतावलेपन पर एक दो और उदाहरण दिया। देखिए एक और, सीआरपीसी की धारा 151 भी जोड़ लीजिएगा। कोई व्यक्ति उतावला है कि हम संज्ञेय अपराध करके मानेंगे, तो पुलिस को भी पावर है कि अपराध करने के पहले ही क्या कर ले। तो यहाँ भी कुछ धाराएं आएंगी कि कोई गवाह आकर एकदम न्यायालय में खड़ा है कि मैं गवाही दूंगा, लेकिन न्यायालय कहेगा कि हम क्या नहीं देंगे, आप खड़े रहिए, हम अनुज्ञा ही नहीं देंगे कि आप गवाही दें। तो दो शब्द पकड़े रहिए। अगर किसी बेयर एक्ट में हो कि विवश नहीं किया जाएगा, मतलब स्वेच्छा से आकर दे, बाध्य नहीं। अनुज्ञा नहीं मतलब कि वह चाह कर भी गवाही। अब किस धारा में है विवश अनुज्ञा, वो आपको बेयर एक्ट पर लिखना पड़ेगा धारा भाई। देखिए 121 को न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, यहाँ से दृष्टांत भी याद रखना है। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पूछा जाता है कि धारा 121 में किसको प्रिविलेज दिया गया है, न्यायाधीश को, मजिस्ट्रेट को, मध्यस्थों को, उपर्युक्त सभी। तो किसको विशेषाधिकार दिया गया है, मजिस्ट्रेट की, न्यायाधीश की, तीनों को, तो तीनों को। लिखिए भाई धारा 121 में, भाई ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। धारा 121 में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थ तीनों को विशेषाधिकार दिया गया है। देखिए मध्यस्थ लिखा नहीं गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर लिखवाया जा रहा है। तीनों को प्रिविलेज है, भाई उसको लिख लीजिएगा, तीनों मार कर आइएगा। ये ना कहेगा कि बेयर एक्ट में कहाँ है तो हर एक बात बेयर एक्ट में नहीं मिलेगी, तीनों मार कर आइए। अब आइए देखा जाए आपका 121 में विवश नहीं किया जा सकता कि इनको अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, दोनों इनमें से, ये यूपी का मॉडल है। तो बताइए विवश लिखा है कि अनुज्ञा, उस पर लिखिए, बेयर एक्ट पर लिख लीजिए, विवश नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। फिर खतरनाक क्वेश्चन बनता है कि किसके आदेश से विवश किया जा सकता है, तो जिसके वह अधीनस्थ है। यही वाक्य याद करके जाइएगा, ये नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना मार दीजिएगा, अपील न्यायालय। किसके द्वारा वह विवश किया जा सकेगा 121 में, तो जिस न्यायालय के वह क्या है, सबऑर्डिनेट। एक शब्द देखिए भाई, ज्यादा नहीं, बस यही पॉइंट देखना है, कौन सा आपका, जिसके वह क्या है, सबऑर्डिनेट। अब देखिए बेयर एक्ट की भाषा, तीनों दृष्टांत रट कर जाना है। देखिए आपका दो खंड है इसमें। कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, यानी कि स्वयं का आचरण, या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ है, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय
जिसके वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा। तो तुरंत आया कि अगर न्यायाधीश कुछ जानकारी पा लिया न्यायिक कार्यवाही के दौरान तो वह क्या उस बारे में साक्ष्य दे सकेगा कि नहीं? सामान्यतः नहीं, विवश नहीं किया जाएगा। तो कौन भी विवश कर सकता है विशेष आदेश देकर? तो जिसके वह न्यायालय क्या है? अधीनस्थ, जिसके माने बड़ा कोर्ट, जिसके वह सबऑर्डिनेट हैं। जिससे सत्र न्यायालय में कार्रवाई चली है तो सत्र न्यायालय किसका अधीनस्थ है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट आदेश देगा तब तो भाई आपका विवश हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन एक शब्द लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु अन्य बातों के बारे में। अब अन्य बातें क्या हैं यही आपको पकड़ना है। किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी। तो हमेशा छूट है कि कुछ मामलों में कब छूट मिलेगी इनको? अपने स्वयं के आचरण या न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी बात को पता लगता है, अगर इसके बाहर का मामला है तो उन्हें विवश किया जा सकता है कि आकर क्या दीजिए? गवाही। इस बात को समझाने के लिए कि कौन न्यायालय में बात पता लगी, कौन बाहर बात पता लगी, न्यायालय के माने कार्यवाही में से इतर लगी बात, इसके लिए 3 उदाहरण दिए गए हैं और तीनों खूब पूछे जाते हैं। तीनों रट कर जाइएगा, मैं तीनों एक एक बार बता दे रहा हूँ। सत्र न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में क कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह न्यायिक कार्यवाही के दौरान अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में उन बातों का क्या किया है? ज्ञान। मजिस्ट्रेट दूसरा, मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क शास्त्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। तो मिथ्या साक्ष्य देना ये भी न्यायिक कार्यवाही का ही अंग है। तो बिना आपका विशेष आदेश से जिसके वह अधीनस्थ हैं आपका कह सकते हैं कि विवश नहीं किया जा सकता। या ये क्या कहा था अभियुक्त ने? लेकिन तीसरा न्यायिक कार्यवाही से भिन्न है, यही पकड़ना है। देखिए, क सत्र न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सत्र न्यायालय ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अफसर की हत्या करने का प्रयास किया। तो ये काम न्यायिक कार्यवाही से कहाँ चला गया? बाहर। यानी कि पुलिस अफसर गवाही देने आया था अभियुक्त के विरुद्ध, अभियुक्त को गुस्सा आई और उसी समय पुलिस अफसर पर क्या कर दिया? हमला, और हत्या का क्या किया? प्रयास। तो ये न्यायिक कार्यवाही से अलग बात हो गई, अलग कार्य हो गया। तो इस बारे में सत्र न्यायालय को विवश किया जा सकता है न्यायाधीश को कि आइए और आपके सामने क्या हुआ था बताइए, इसमें छूट नहीं मिलेगी। तो पुलिस तीसरा दृष्टांत। इसके बाद 122 आता है। 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। यहाँ से भी भाई खूब क्वेश्चन बनता है। विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका केस से बनता है कि 122 पर केस कौन है? केस गलत न हो, आपका MC वर्गीज बनाम TJ पोनान। भाई याद करके जाइएगा, MC वर्गीज वर्सेज TJ पोनान, यही है ना केस? एक सेकेंड भाई, ठीक है भाई। MC वर्गीज बनाम देखिए लिखते रहा हूँ भाई, सही है। ये केस ज्यादा पूछा गया, MC वर्गीज वर्सेज TJ पोनान। TJ पोनान, ये सही है केस आपका। ये केस ज्यादा पूछा जाता है।
122 पर देखिए इसमें आपका अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच विवाह हुआ है और विवाह कायम है तो पति ने कोई संसूचना यानी कि कम्युनिकेशन जानकारी पति को दी या पत्नी ने कोई जानकारी पति को दी तो ऐसी दशा में उस जानकारी को प्रकट करने के लिए न तो विवश किया जाएगा न अनुज्ञा दी जाएगी, यानी कि दोनों विवश नहीं किया जाएगा। यानी कि यह धारा इसलिए बनाई गई है कि पारिवारिक शांति सुख क्या रहा बना रहे। ये धारा परिवार का आधार भी कही जाती है। तो कौन सी धारा पारिवारिक शांति सुख बनाए रखने के लिए बनी है? 122। लेकिन अब आइए देखा जाए भाई आपका केवल संसूचना, अब टीजे पूर्णांक के केस में आया, ये संसूचना कब तक संरक्षित रहेगी? जब तक विवाह कायम है। विवाह टूटने के बाद भी, सूचना देने वाले के मृत्यु के बाद भी और उपर्युक्त सभी, तो कब तक कायम रहेगी, कब तक प्रकट नहीं होगी? यही तो टीजे पुनान आया, यही बार काउंसिल में पूछा भी गया था और लोग खोज रहे थे बेयर कहाँ है कहाँ है, तो ये बेयर में थोड़ा लिखा है कि कहाँ है। ये आपका उपर्युक्त सभी यानी कि विवाह के कायम रहते हुए भी ओपन नहीं होगी, विवाह टूट गया तब भी ओपन नहीं होगी, और आपका कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी राज को राज रहने दिया जाएगा, यानी कि गुप्त रखी जाएगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अगर विवाद पति पत्नी के बीच ही है तो ये संसूचनाएं प्रकट की जा सकती है। आइए लास्ट में एक उदाहरण देखा जाए, कल थोड़ा समय बढ़ा देंगे भाई क्योंकि आज किसी तरह चल रहा है, देख ही रहे स्पीड बनी नहीं, आईपीसी में थोड़ा बनी थी, एविडेंस तो एकदम स्लो चला, लेकिन फिर भी कुछ धाराएं तो हो गए भाई, बैठा तो नहीं रहा आदमी, ये समस्या है। तो देखिए आपका एक पति महोदय हैं और लूट कर आते हैं और अपनी पत्नी को सोना देते हैं और कहते हैं कि मैं आज 10 किलो सोना लूट कर लाया हूँ। तो देखिए इसमें दो बातें हो गई, अपनी पत्नी को सोना देना ये कार्य है, उनका आचरण है, और ये जो पत्नी से ये कहना है कि मैं लूट कर लाया हूँ, ये कम्युनिकेशन है। तो न्यायालय ने कहा कि आचरण के बारे में साक्ष्य सुसंगत और संसूचना केवल क्या है? संरक्षित। यानी कि जो आप जानकारी दे रहे हैं केवल वहीं तक सीमित है ये धारा, और आपका जो कार्य किए हैं उस कार्य का वर्णन पत्नी कर सकती हैं कि आए थे, हाथ में खून लगा था, जाकर बाथरूम में हाथ धुले और तब सोना लाए, तो ये कार्य है, ये संरक्षित नहीं है, ओपन किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि हाँ मैं लूट किया था, ये सोना लो, ये ओपन नहीं हो सकता। तो कल आपका और बताया जाएगा। थोड़ा देखिए भाई आईपीसी में आप पढ़ कर आइएगा, जो चैप्टर छूटा है पहले वो पढ़ाया जाएगा। 141 से 160 छूटा है, 299 से 377, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं ये कह रहे हैं कि पहले इस चैप्टर को निपटा दिया जाए। तो पहला आपका 141 से 160 आधा घंटा में निपटा के 299 से शुरू किया जाएगा आईपीसी, और एविडेंस देखते हैं एक दो दिन में पहले लगा देते हैं, तब 20-25 धारा हो जाएगी। 122 हुई ना 44, एक दिन में इधर खत्म हो सकता है, लास्ट इधर ज़्यादा है नहीं भाई, इधर थोड़ा थोड़ा, आज स्पीड नहीं बनाना, नहीं तो आज